स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड को देख रहे हैं और इस काव्य खंड में हम लोग बढ़ते बढ़ते अपने चैप्टर 8 तक पहुंच चुके हैं। टोटल 12 कविताएं हमें पढ़नी है, जिसमें ये कविता 8वीं है। एक वृक्ष की हत्या इस कविता का शीर्षक है। अजीब और थोड़ा सा रोचक शीर्षक लगता है कि वृक्ष की हत्या भी की जा सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में एक कानून है कि किसी भी जिंदा पेड़ को आप नहीं काट सकते हैं। अगर आपने एक किसी भी जीवित पेड़ को काटा तो आप पर एक व्यक्ति के हत्या के बराबर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए अगर देखा जाए तो कानून की दृष्टि से भी यह शीर्षक बहुत अच्छा है और हिंदी साहित्य की दृष्टि से यह शीर्षक तो अच्छा है ही। हमेशा से एक क्वेश्चन हिंदी साहित्य में पूछा गया है कि फलाना शीर्षक की सार्थकता बताइए, फिलाना शीर्षक की सार्थकता बताइए। व्हाट इज सार्थकता? सार्थकता मतलब होता है कि वह शीर्षक कितना सटीक है, वह आप हमको बताइए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानिए कि हिंदी साहित्य में यह विधान है कि शीर्षक हमेशा रोचक होना चाहिए। हमेशा रोचक होने का अर्थ है कि वह अपने पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करे। एक वृक्ष की हत्या जो शीर्षक है, इस शीर्षक से आपको अभी कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप पढ़िएगा इस कविता को तब आपको पता चलेगा कि यह वृक्ष की हत्या की बात क्यों कर रहे हैं। ऐसे आपको यह शीर्षक पढ़ने के बाद थोड़ी सी मन में अभिरुचि जगनी चाहिए कि आप और हम मिलकर इस कविता को पढ़ें, जाने कि कौन सा वृक्ष था, किसकी हत्या हो गई, क्या सच में वह वृक्ष ही था या कवि ने अपनी भाषा में किसी व्यक्ति की हत्या के बारे में लिखा है। तो ये जो भावनाएं जगती हैं, यह जो अभिरुचि जगती है, यही इस कविता का सार होना, इस कविता के शीर्षक की सार्थकता है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जुड़ चुके होंगे और जब जुड़ गए होंगे तो आइए देखते हैं क्या है एक वृक्ष की हत्या, जिसके कवि हैं कवि कुंवर नारायण। कवि परिचय में देखते हैं, कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 ईस्वी को लखनऊ में ही हुई। ठीक है। कुंवर नारायण जी ने कविता लिखने की शुरुआत 1950 के आसपास की। 1950 ईस्वी में इन्होंने कविता लिखनी शुरू की। आप देख रहे हैं, जन्म हुआ है 1927 और कविता लिखने की शुरुआत की है 1950 में। लगभग 23 वर्ष की उम्र, यानी अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी खासी ज्ञान अर्जित करने के बाद इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की। कुंवर नारायण जी नगर संवेदना के कवि हैं। ये एक बड़ा चीज है, नगर संवेदना। नगर मतलब शहरों में जो भावनाएं मर रही हैं, उन भावनाओं को जीवित करने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े शहरों में लोग अपने पड़ोसी को नहीं जानते हैं। बड़े बड़े शहरों में इतनी नीच हरकतें होती हैं कि जहां आपको वह बताने में भी शर्म आती है। तो वहां संवेदना मर चुकी है, इसलिए हम ये हरकतें करते हैं। कभी कोई आदमी क्या करता है कि होली खेलने के दौरान अपने साथी के साइकिल को ही तोड़ देता है। साइकिल से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, साइकिल उठकर उसे जवाब भी नहीं देगा, लेकिन यह आपकी नीचता का प्रतीक है, आपका सबसे खराबपन का प्रतीक है कि आप अपने साथी के निर्जीव चीज पर अपना सारा क्रोध निकालते हैं। यह नीचता है, इसी का काम, इसी का नाम है संवेदना का मर जाना। आपके अंदर भावना है ही नहीं, आप इंसान की कैटेगरी से हट गए हैं। कुंवर नारायण जी वापस कोशिश करते हैं कि वो लोग जो मनुष्य अपनी मनुष्यता खो चुका है, जो इंसान अपनी इंसानियत खो चुका है, उसे वापस लाया जाए। इसलिए इन्हें नगरीय संवेदना का कवि कहा जाता है। इनका जो यह कविता आप पढ़ने वाले, एक वृक्ष की हत्या, यह कविता इन दिनों काव्य से लिया गया है। इन दिनों नाम का इनका एक काव्य संग्रह है, उसी से लिया गया है एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण जी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख कृतियां हैं चक्रव्यूह,
माफ कीजिएगा, चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनका काव्य संग्रह है। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य क्या होता है, हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनकी समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार इनका साक्षात्कार है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा सकता है माय डियर, कि आत्मजयी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित आत्मजयी शीर्षक काव्य साहित्य की कौन सी विधा है। तो साहित्य की कौन सी विधा में यह प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। पहला तो काव्य है, दूसरा प्रबंध काव्य है। कभी कभी किसी का, जैसे कि आपका एक आपकी कविता में, आपकी किताब में एक शीर्षक दिया गया है, एक रचना दी गई है, जित जित मैं निरखत हूं। जित जित मैं निरखत हूं न कहानी है, न जो है वह निबंध है, बल्कि वह एक साक्षात्कार है, वह एक इंटरव्यू है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जित जित मैं निरखत हूं, साहित्य की कौन सी विधा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने का एक तरीका हो सकता है। कुंवर नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। बहुत आधुनिक कविता है, शब्दों का ज्यादा माया जाल नहीं है, शब्द से आप परिचित हैं क्योंकि आप भी आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, इसलिए इसमें अर्थों का थोड़ा सा मेलजोल है, यहाँ भाव भी है। उस भाव को लेकिन समझना आसान है, आदि काल या रीति काल की कविता की तरह समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से आपने हिरोशिमा कविता पढ़ी, उसी तरह से आप एक वृक्ष की हत्या कविता भी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगी। यह कविता बड़ी सुंदर भाषा में लिखी गई है। अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। अब की बार जब मैं घर लौटा तो देखा वह नहीं था। बहुत साधारण सा लाइन है, साधारण सा लाइन है, लेकिन है किसके लिए, है किसके लिए। अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। यानी इस बार जब हम लोग घर लौटे तो हमने उस वृक्ष को नहीं देखा। यह वृक्ष जो हमारे दरवाजे पर तैनात था, यह एक प्रतीकात्मक चित्र है। कोई ये जरूरी नहीं कि इसी वृक्ष के बारे में कवि करें, लेकिन कवि लौटते थे तो देखते थे कि एक बड़ा सा वृक्ष उनके गली में या उनके घर के बाहर लगा हुआ है, जो बहुत वर्षों से लगा हुआ है। हर बार आता था, हर बार आते थे कवि तो उसे देखते थे, एक भरा भरा सा एहसास होता था। आज जब वह वृक्ष नहीं है तो वहां पर खालीपन है। उसी खालीपन के बारे में कवि लिख रहे हैं कि अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पांवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। वाह, क्या कितना सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। आप पढ़े हैं 9th क्लास में उत्तक चैप्टर में कि वृक्ष जब आगे बढ़ते हैं, वृक्ष जब बढ़ते हैं तो उनके विभज्योतकी उत्तकें बढ़कर उनका एक सख्त कवच बनाते हैं। आप किसी भी पुराने वृक्ष के शरीर को छू करके देखिए, आपको लगेगा कि उसका तना जो उसके ऊपर छाल बना हुआ है वह कितना मोटा और कितना सख्त है। तो उसी के बारे में बोलते हैं, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला। तना आप देखिएगा एकदम सिंपल प्लेन नहीं होता है, झुर्रियोंदार होता है। वह उसकी उम्र का प्रतीक है। वह बताता है कि वह वृक्ष बहुत पुराना है। कभी पुराने वृक्ष, हम जिस जगह ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जिस जगह हम क्लास ले रहे हैं, यहीं पर कुछ दूरी पर 15 साल 20 साल पुराना बरगद का पेड़ है।
आप जाकर के उसको देखिए, उसके तनों को देखिए अगर आप देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने आसपास भी किसी पुराने वृक्ष को जाकर देखिए कि कैसे उसका तना झुर्रियोंदार हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है। राइफल सी एक सूखी डाल, इतना बड़ा वृक्ष है तो कोई ना कोई एक डाल सूखी हुई होगी। उसकी उपमा कवि ने राइफल से दी है कि हमारे घर के सामने रहता था, उसकी सूखी डाल लगती थी, मानो कोई राइफल लिए चौकीदार खड़ा है जो पूछता है कौन है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, फूल पत्तीदार उसकी यह पगड़ी है। सर पर ऐसा लगता है जैसे कोई पगड़ी रखे हुए है। पांवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। कहने को तो इसने एक व्यक्ति जो चौकीदार है, बूढ़ा चौकीदार है, उसके बारे में भी वर्णन किया है कि उस बूढ़े चौकीदार का चमड़ा बहुत पुराना है लेकिन फिर भी हट्टा कट्टा है। राइफल उसके कंधे पर है, पगड़ी उसने पहनी हुई है और पांव में फटा पुराना जूता। आप जाकर देखिएगा उस पुराने वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो धरती से थोड़ी थोड़ी निकली हुई होती हैं और लगता है कि वह जूते के समान वह वृक्ष खड़ा है पहनकर उसे। चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, चरमरा रहा है लेकिन वह अक्खड़ है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। धूप हो चाहे बारिश हो, इसको आप देखिए ना, इस पेड़ को धूप बारिश, कहीं भी कभी भी यह पेड़ आपसे बोलेगा कि हम आज बहुत बारिश हो गया है, हम बहुत थक गए हैं, आज अब हम कुछ नहीं कर सकेंगे, तुम यहां से जाओ, ऐसा कभी नहीं बोल सकता। बोलते हैं धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। इस पेड़ के माध्यम से उन्होंने चौकीदार का तो वर्णन किया ही, पेड़ को चौकीदार बताया, तो चलिए एक चौकीदार के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह हमारे लिए पर्यावरण के बारे में भी बात कर रहे हैं। बाबू सोना, हीरा, राजकुमार, राजकुमारी लोग, हम पर्यावरण के बारे में भी पढ़ रहे हैं इस कविता में कि एक पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वह पेड़ हमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन जब जरूरत पड़ती है हम उसे काट कर हटा देते हैं, तो यह एक हत्या ही हुई। कहते हैं धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। ठीक है। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। ऐसा लगता जैसे यह पेड़ दूर से ही चिल्ला रहा हो। कौन है? पेड़ घर के सामने है। उस पेड़ के बारे में कवि कह रहे हैं कि वह दूर से ही पुकारता है। कौन है? मैं कहता दोस्त हूं, दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। तुम्हें काटने नहीं आया हूं, तुमसे मिलने आया हूं, तुमसे मिलकर ही मैं घर जाऊंगा। वह दूर से ही ललकारता कौन? वह चौकीदार है। ललकारता वह प्रतीत होता। कौन है? मैं जवाब देता दोस्त। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, और वहीं उस पेड़ की ठंडी छांव में बैठ जाता। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में। अंदेशों का मतलब होता है अंदाजा लगाना। हमारे सिक्स्थ सेंस में, हमारे मतलब कौन? हमारे मतलब कौन? हम नहीं, हमारे मतलब मैं और वृक्ष दोनों। दरअसल वास्तविक रूप से शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। असल में हम लोगों के अंदेशों में, यानी हम लोगों के अंदाजा में शुरू से ही था कि कोई ना कोई दुश्मन तो आएगा ही हमारा, कोई ना कोई तो दुश्मन आएगा ही हमारा। इसलिए पेड़ भी चौकन्ना रहता था, दूर से ही पूछता था कौन हो? मैं कहता दोस्त, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि पेड़ है, लहलहाता पेड़ है। आज इतना सुंदर सुंदर सागवान का बड़ा बड़ा मोटा मोटा वृक्ष लगा कर रखे, जरूरत पड़ी फर्नीचर के नाम पर काट दिया गया। तो पेड़ में भी तो जान होती है। तो कहते हैं दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, कहीं एक जानी दुश्मन
हम लोगों के जानी दुश्मन है कोई ना कोई, इसलिए हम लोग चौकन्ने रहते थे। कोई एक दूसरे को, अगर हम घर में रहते तो हम तो नहीं काटने देते, लेकिन अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, यानी मेरे एब्सेंटिज्म में उसे काटा गया, मेरे मेरे अनुपस्थिति में उसे काटा गया है, मेरे अनुपस्थिति में उसे काटा गया है। नहीं तो मैं नहीं काटने देता, क्योंकि हम दोनों जानते थे, हमारा अंदेशा था कि है जानी दुश्मन तो हमारे लगे हुए हैं, कि अब जब पेड़ कट गया तो अब बोलते हैं शहर को, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर शाह एक बहुत बड़ा लुटेरा हुआ करता था, जिसने कई बार दिल्ली को लूटा, तो उसके उसी का नाम लेकर वह एक पर्याय बना लुटेरा का, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अब अचानक से कविता बदल कैसे गई? अभी तक पेड़ के बारे में बात हो रही थी, अभी अचानक से घर को बचाना है, शहर को बचाना है, देश को बचाना है, ये क्या कवि बोलने लगे कि पेड़ का कटना केवल पेड़ का कटना नहीं है, ये पेड़ यहां जो धाराशाही पड़ा हुआ है, यह पेड़ सबूत है कि अब आपको इस पेड़ से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अब आपको इस पेड़ से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, छांव नहीं मिलेगी, ठंडक नहीं मिलेगी, इस पेड़ के रहने से जो फायदा था लोगों को वो फायदा नहीं मिलेगा। आपने काट कर इसे हटा दिया, आप लुटेरे हैं। आपने इसका तुरंत का उपयोग देखा कि क्या उपयोग तुरंत किया जा सकता है, आपने यह नहीं देखा कि इस पर कितने घोंसले बने हुए थे, कितनी चिड़ियां इस पर आसरा लिए हुए बैठती थी, कितनी चिड़ियों का यह घर था। आपने यह नहीं देखा, आपने लंबा कुप्रभाव नहीं देखा, और आप पेड़ों को काटते चले गए। पेड़ काट कर शहर बसा रहे हैं, यह शहर कब तक टिकेगा? एक समय आएगा जब व्यक्ति अपने पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चला करेगा, स्कूल बैग की तरह, क्योंकि ऑक्सीजन बाजार में दुकानों में बिक रहा होगा, पेड़ पौधे होंगे ही नहीं, पेड़ पौधे होंगे ही नहीं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसीलिए कवि कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरन से। ये जो पेड़ काट रहा है ना, ये हमारे देश का घर लूट रहा है, ऐसे लुटेरों से हमको बचाना है, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, नदियां नाला हो जाएं। पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है कि नदियां सूख रही हैं, नदियां सूख रही हैं, पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, हवा धुएं में बदल जाए, खाना जहर में बदल जाए, हमें ये चीज रोकनी है, और इस चीज को रोकने के लिए हमें पेड़ पौधे को लगा के रखना ही होगा। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। ये जो वन लगे हुए हैं, वृक्ष हटा दीजिएगा, भूमि बंजर हो जाएगी, बंजर भूमि मरुस्थल हो जाएगी। तो बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, मनुष्य को जंगल हो जाने से। जंगल यानी वीरान, भावनाहीन। हम पेड़ नहीं बचा रहे हैं, हम पूरी मानव सभ्यता बचा रहे हैं। वह पेड़ जो कट कर गिर गया, वह बूढ़े चौकीदार के समान था, और वो चला गया। मनुष्य ने मनुष्यता खो दी उस पेड़ को काटकर। कवि का यही आपको संदेश है कि कभी भी आप जो है पेड़ नहीं काटें। पेड़ काटना वृक्ष की हत्या के समान है। ठीक है,
अब आप जिसका इंतजार करते हैं वह है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आइए सर आपको ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं, जिसके लिए आप बहुत बेचैन रहते हैं। आई गेस 231-32 ऑब्जेक्टिव हुआ था। अब एक बार फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कितना ऑब्जेक्टिव हुआ था। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण। स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहिएगा। एक वृक्ष की हत्या के कवि नारायण है। कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कुंवर नारायण जी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था 19 सितंबर 1927 ईस्वी को, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करता है? तो देश के दुश्मनों से देश के दुश्मनों से बात करते हैं बचाने की। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2026 में पूछा जा सकता है, फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा सकता है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कहा है वृक्ष को। ठीक है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करते हैं? घर को, शहर को, देश को कि सभी को? आंसर सभी को। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि घर भी बचाने की बात करते हैं। घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तीनों को बचाने की बात करते हैं। पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? तो एक वृक्ष की हत्या। पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है? तो बूढ़ा चौकीदार के रूप में। जस्ट सेकेंड होल्ड कीजिएगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा एक छोटा सा काम है, काम के लिए हमको 10 सेकेंड चाहिए, और जब 10 सेकेंड चाहिए तब तक आप अपना देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा कुछ एरर था, उसको ठीक कर लिए। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है? तो बूढ़ा चौकीदार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? तो राइफल से की गई है। कविता में पेड़ के डाल की तुलना राइफल से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाल में है, यानी ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहरों को किससे बचाने की बात करते हैं? तो शहरों को तो नादिरों से बचाने की बात करते हैं। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की हत्या कहाँ से संकलित है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ये संकलित है इन दिनों से। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों से। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की हैं? तो एक वृक्ष की हत्या से। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता कुंवर नारायण के किस कविता संग्रह से लिया गया है? इन दिनों से। क्वेश्चन रिपीटेड है क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रखिएगा। नगर संवेदना के कवि हैं, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है, कुंवर नारायण। नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? वृक्ष रूपी चौकीदार। दूर से ही ललकारता कौन? मैं कहता दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट कविता है,
कुंवर नारायण कवि हैं नगर संवेदना के। नगर संवेदना की ये क्वेश्चन भी भाषा बदल दी गई है, लेकिन एक ही क्वेश्चन है तो दो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण के द्वारा, कुंवर नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब की? कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब की? 1950 के आसपास। 1927 में उनका जन्म हुआ था। 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया था। कवि के अनुसार वृक्ष की सूखी डाली किस तरह थी? राइफल की तरह। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, भाषा बदल दी गई है। 3 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, चलिए कोई बात नहीं, रिपीट होता है। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है आत्मजयी, यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, भाषा बदल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार की पगड़ी कैसी है? फूल पत्तीदार है, फूल पत्तीदार है। ठीक है, ठीक है, और ये यहां पर खत्म होता है। तो आज 21 क्वेश्चन कराए, इससे पहले 215 क्वेश्चन कराए थे। 5 1 6 2 1 3 2 236, 3 क्वेश्चन रिपीटेड, 233 ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। 233 ऑब्जेक्टिव है आपके पास। अब भी अगर आप नहीं हमारी महत्व को समझते हैं तो कोई बात नहीं, समय आए तरवर फले केतो सींचो नीर। समय आएगा जिस दिन आपको महत्व समझ में आएगा और आपके नेग्लिजेंस के लिए एक कविता लिखी गई है, एक दोहा लिखा गया है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोय। आप 10th में हैं, आप अपने आप को मोल्ड करके 8 में नहीं जा सकते, 12 में नहीं जा सकते। हम टीचर्स, केवल हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम जितने भी टीचर समुदाय के लोग हैं ये मिट्टी की तरह हैं, वह भी कच्ची मिट्टी की तरह, जो जिस क्लास में जाते हैं उस क्लास के अनुसार हो जाते हैं। हम अपना रूप बदल सकते हैं, आप नहीं। इसलिए आप अपने आप को ताकतवर मत समझिएगा। आप नहीं पढ़ रहे हैं इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। और इसीलिए बोले माटी कहे कुम्हार से। तुम सोचते हो कि ट्यूशन फी दे दिए इस आदमी को, ये आदमी अब हमारा गुलाम हो गया, इसको पढ़ाना मजबूरी है, ऐसा नहीं है। पढ़ाना मेरा धर्म है, मजबूरी नहीं, और हम अपने धर्म पर अडिग हैं। हम मिट्टी हैं, इसलिए तुम जैसे कुम्हारों से कहते हैं माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोय, तुम क्या हमको रौंद रहे हो पैर के तले, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। एक दिन ऐसा आएगा और वह दिन होगा दिसंबर महीना, जनवरी महीना, फरवरी की 16 तारीख, फरवरी की 15 तारीख, जिस दिन आपकी परीक्षा शुरू होने में मात्र 24 घंटा 48 घंटा रह जाएगा। उस दिन आपको मेरा महत्व समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। लेकिन हमारा यह वीडियो उस दिन भी आपके लिए मौजूद रहेगा। अगर आप लौट कर आकर इसको देख सकते हैं तो उस दिन भी देखिएगा। ये आपके लिए है, फ्री में उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी आप नहीं ले रहे हैं, गलती आपकी है सर। चलिए कोई बात नहीं, होली की अग्रिम शुभकामनाएं। कल रंगों के सराबोर में आप, रंगों से सराबोर हो जाइएगा आप, लेकिन थोड़ा सा अपना इंसानियत नहीं खोइएगा सर, इंसानियत नहीं खोइएगा। ऐसा ना हो कि किसी का नुकसान हो, और ऐसा ना हो कि आपका भी नुकसान हो। संभल कर खेलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।